नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के हम सभी जीएस और इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका फर्स्ट शिफ्ट नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। बात करें, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के सबसे बड़े पुत्र है। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 1990 में संगीत नाटक आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आर.के. बीजापुरी हारमोनियम वादक के रूप में, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक के रूप में प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांसुरी वादक में हरि प्रसाद चौरसिया का नाम भी उल्लेखनीय है। चलिए इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र वादक देख लेते हैं, जिससे आगे के इसमें आपके प्रश्न बन सकता है। तो बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कंजुमनी, एन लीला, ये सभी बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। सितार की बात करते हैं निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सभी सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तबला वादन की बात करें तो लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, सुखविंदर सिंह, गुदाई महाराज, फैयाज खान, ये सभी तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सरोद की बात करें तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी सरोद के वादक हैं। शहनाई की बात करें तो दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान सबसे प्रसिद्ध है। जगन्नाथ अली अहमद, हुसैन खान, ये सभी शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकुड्डी वैद्यनाथन, ये सभी वायलिन के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगवतार, एस बालचंद्रम और वी देरस्वामी, ये वीणा के लिए जाने जाते हैं। संतूर की बात करें तो भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा जाने जाते हैं। पखावज की बात करें गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह आदि पखावज के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा की बात करें असद अली खान, उस्ताद सदीक अली खान जाने जाते हैं। टेक्स्ट बुक का द्वारा 10 से 11 फरवरी को पास करो परीक्षा सेल चलाया, जिसमें आपको पास प्रो 351 में, वही पास प्रो 439 से मिल जाएगा। तो कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पेपर जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जल्दी परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 860 था। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 11,297 था, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के लिए खेरा सत्याग्रह किस राज्य में किए थे? गुजरात में किए थे। बात करें खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कारण अकाल और फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी करों की मांग करना था। यह गांधी जी के भारत में किए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में मूत्र कहाँ पर जमा होता है? ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। बात करें मूत्राशय एक खोखला और लचीला अंग है जो मूत्र को तब तक जमा करके रखता है जब तक उसे बाहर शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। एक स्वस्थ वयस्क का मूत्राशय लगभग 1.5 से 2 कप यानी कि 350 से 500 मिलीलीटर मूत्र आराम से जमा कर सकता है। मूत्र जो है गुर्दे में बनता है, मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में जमा होता है और अंत में मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता है? टोटल 12 पदक जीता है। बात करें, इन 12 पदकों में 6 स्वर्ण पदक थे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनोद फोगाट, नवीन कुमार द्वारा जीते गए थे। एक रजत पदक था जो अंशु मलिक द्वारा जीता गया था। और 5 कांस्य पदक की बात करें, दिव्या काकरान, मोहित गिरवाल, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा द्वारा जीते गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ बराबर एम ए के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल खाली स्थान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल हो जाएगा। बात करें, यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र है, जहां एफ बराबर फोर्स होता है यानी बल, एम द्रव्यमान यानी कि मास, और ए जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस सूत्र का अर्थ है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के किस देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है? बात करें, ये जो है चीन में पाया जाता है। चीन वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के साथ साथ लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक में से एक है। भारत एशिया में लौह उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चीन का अधिकांश लौह अयस्क आंतरिक रूप से उसके विशाल इस्पात उद्योग में उपयोग होता है। हालांकि चीन में उत्पादन सबसे ज़्यादा है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के मामले में भारत का लोहा काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभ वाले सभा भवन के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये पाटलिपुत्र के कुम्हरार से प्राप्त हुए थे। बात करिए, कुम्हरार में स्थित मौर्य साम्राज्य का एक विशाल महल था जिसके स्तंभ मुख्य रूप से पत्थर या लकड़ी के बने थे। यह अशोक के शासनकाल की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा था? भारत हो जाएगा। बात करें, 2025 तक भारत ने अपने घरेलू कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि किया है, जिससे वह विश्व के शीर्ष कोयला उत्पादकों में से बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, जबकि भारत का स्थान शीर्ष 5 में आता है। भारत में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव यानी क्यों कट मोटेशन का संबंध मुख्य रूप से किससे हो जाएगा? संसद यानी कि पार्लियामेंट से हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुदान मांग यानी कि डिमांड ऑफ ग्रांट में कटौती का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना, नीति का विरोध करना। इसमें नीति कटौती यानी पॉलिसी कट, अर्थव्यवस्था कटौती, इकोनॉमिक कट और टोकन कटौती शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए एक चित्र दिया गया था जो क्रिकेट की स्थिति को दर्शाया गया, जिसमें गेंद सीधे स्तंभ पर जाकर लगता है, गिल्लियां गिर जाती है। जो बल्लेबाज के आउट होने की इस अवधि की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे बोल्ड कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर जो है मैच देखे होंगे तो आपको पता होगा। क्रिकेट में बोल्ड आउट तब होता है जब एक गेंदबाज सीधे बल्लेबाज के स्टंप पर गेंद फेंकता है और वह गिल्ली गिरा देता है बिना बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छूने के। यह क्रिकेट में आउट करने के सबसे आम तरीकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन करना था। बात करें, 1991 की नई आर्थिक नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के खोलना था। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का उदारीकरण, औद्योगिकरण, लाइसेंस राज की समाप्ति और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना शामिल था। इसे एलपीजी मॉडल यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और यह केशव चंद्र सेन मुंबई के दौरे के बाद इसे स्थापित किया गया था। महादेव गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर बाद में इसे जुड़े थे। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार जैसे कि जाति व्यवस्था का विरोध और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है और यह सिद्धांत किसने दिया था? इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है और यह सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से बताया कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र को आकर्षित करता है। यह नियम बताता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू श्रीनिवास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? मैंडोलिन से हो जाएगा। बात करें, यू श्रीनिवास का पूरा नाम ओपालू श्रीनिवास था। उन्हें मैंडोलिन के एक पश्चिमी वाद्य यंत्र से भारत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पेश करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पारंपरिक मैंडोलिन को भारतीय राग प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए मानक 8 के बजाय 5 एकल तारों का उपयोग करके संशोधित किया था। 1998 में पद्मश्री और 2009 में संगीत नाटक आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। बात करें, शास्त्रीय भाषा होने के लिए साहित्य का कम से कम
1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए। हिंदी को अपेक्षाकृत नई भाषा माना जाता है क्योंकि यह संस्कृत से विकसित हुआ है। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल की बात कर 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा बना था। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, इसके अलावा बात करें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को जोड़ने का उल्लेख है, जिसे कुल 11 हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अभी भी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में हुआ था। बात करें हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। वह पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे हैं। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। बात करें पहला कथन है, कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया था। बिल्कुल सही है। लगभग सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त किया गया था। ये दोनों कथन सही है। 1991 की नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, निजीकरण को बढ़ावा देना और वैश्वीकरण को अपनाना था। इसमें एफडीआई को उदारीकरण, लाइसेंस राज्य की समाप्ति और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को 17 से घटाकर 8 उद्योग तक सीमित करना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश का पूछा गया था, यानी बिलियनियर का जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया। तो बिलियनियर का करेक्ट की बात करें तो BILLIONAIRE, बिलियनियर का जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली प्रमुख कुल कौन सा था, जिसके नाम से कभी कभी पूरे संघ को संबोधित किया जाता था? सभी को पता है, लिच्छवी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें वज्जी संघ और लिच्छवी दोनों की मुख्य राजधानी वैशाली था। यह एक गण या संघ था जहाँ कई राजा मिलकर शासन करते थे। वज्जी संघ में कुल 8 कुल शामिल थे, जिसमें लिच्छवी, विदेह और यात्रक सबसे प्रसिद्ध है। लिच्छवी गणराज्य प्राचीन विश्व के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक था। तो ये सेकंड सेट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा पास करो परीक्षा सेल चल रहा है, जो 10 और 11 फरवरी तक ही रहने वाला है। जिन लोगों को परचेज करना चाहिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SSW, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम यानी 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर लिए। लिंक जो मैंने कमेंट बॉक्स में प्रिंट किया हुआ है, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन आपको, जिससे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाके परचेज कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।